पाथवे पे है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। जैसा कि हम पहले जितने भी हमने लेक्चर पे चर्चा की है उसमें C3 प्लांट्स पे, C2 साइकिल पे भी चर्चा की, C4 पे, C4 प्लांट्स क्या होते हैं, C4 साइकिल क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा की। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जियोग्राफिकल और क्लाइमेट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप में मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ एडेप्टेशंस होते हैं इसमें, और उस वजह से इनमें कुछ विशिष्ट परिपथ जो है वो पाए जाते हैं। तो केम परिपथ जो है वो उन्हीं मांसलोद्भिद पादपों में होते हैं। तो आइए आज हम केम पाथवे के बारे में चर्चा करते हैं। इसको क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः ये क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में ये पाथवे पाया जाता है। और केम पाथवे जो है ये इसको डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के नाम से भी जाना जाता है, और डार्क एसिडिफिकेशन भी इसे कहा जाता है। डार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये इन पादपों में जो रंध्रों की जो नेचर होता है, उनकी प्रकृति जो होती है वो जस्ट विपरीत होती है। कैसे? हम सामान्यतः हम देखते हैं कि पादपों में रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात्रि में बंद हो जाते हैं, लेकिन इन पादपों में रंध्र दिन में बंद होते हैं और रात्रि में खुले रहते हैं। उसके भी कारण हैं, आगे हम इसी पर भी मुख्यतः चर्चा करने वाले हैं। तो जो केम पादप हैं, इनकी खोज जो है रैंडम एंड थॉमस ने क्रेसुलेसी कुल के मांसलोद्भिद पादपों में की। ये पादप शुष्क एवं मरु अर्थात जल की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें, मुख्यतः क्रेसुलेसी फैमिली, कैक्टेसी, यूफोर्बिएसी ये एंजियोस्पर्म में है। ऐसे ही फंस में भी हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। जिम्नोस्पर्म में वेलविशिया इसका एक उदाहरण है। तो ये पादप जो जीरोफिटिक कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर में, जहां ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी जो होता है वो बहुत गहराई में होता है सोइल में, तो उस क्षेत्र में ऐसे पादप पाए जाते हैं। अब इन पादपों के लक्षण क्या है? यदि हम इन पादपों के लक्षणों पे जाएं तो हम देखते हैं कि इन पादपों की पत्तियां जो होती है, लीफ जो होती है, वो काफी थिक होती है, रिड्यूस्ड होती है, ह्वासित होती है, और इनके ऊपर क्यूटिकल बहुत ही थिक पाई जाती है। ये अडेप्टेशन जो है ये इसलिए होता है क्योंकि इन पादपों में पानी को प्रोटेक्ट करने की, उसको कंजर्व करने की कैपेसिटी होती है। तो लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल होने की वजह से पानी का ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, घट जाता है। पत्तियां जो है वो हासित भी हो जाती है ताकि सरफेस एरिया इनका कम हो जाए और वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी बहुत गहराई में होता है, पानी की कमी होती है। इसलिए इन पादपों के अंदर यह जो है ये एक शारीरिक अडेप्टेशन जो है वो होते हैं। साथ ही जल को संग्रह करने से ये पादप या तो मांसलोद्भिद हो जाएंगे, पत्तियां यदि मोटी होती है, और यदि ये छोटी होती है या रिड्यूस्ड होती है तो ये झड़ भी जाती है ताकि सरफेस एरिया कम से कम हो और ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। अब इन पादपों में एक और खास बात होती है कि रात्रि में इनमें खट्टापन होता है और दिन में ये मीठी होती है पत्तियां। कारण ये है, आगे हम देखेंगे कि हमने ये चर्चा की कि इन पादपों में रंध्र जो है सामान्य पादपों की तुलना में विपरीत अवस्था में खुलते हैं, यानी कि दिन में रंध्र बंद होते हैं और रात्रि में खुलते हैं। इसका मतलब यह है कि रात्रि में एसिडिफिकेशन होता है, एसिड बनता है, इसीलिए ये रात्रि में इनमें खट्टापन होता है, और दिन में चूंकि इसमें क्लोज्ड रहते हैं, देन उस वजह से शुगर बनती है, देन इसमें मीठी होती है इस वजह से। तो एक विपरीय रंध्रीय चक्र जो है, विपरीत रंध्रीय चक्र जो है वो इनमें उपस्थित होता है। और रंध्र की एक और मोर्फोलॉजिकल यदि हम देखें तो रंध्र धंसे हुए होते हैं, संकर्ण होते हैं, अंदर अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। तो ये अडेप्टेशन जो है वो लक्षण जो है वो केम पादपों के हैं। अब हमने बात की कि ये जो रंध्र जो होते हैं इन पादपों में दिन में बंद होते हैं और रात्रि में खुले होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रात्रि में इन पादपों में क्या होता है। रात्रि में ये रंध्र जो है वो खुले हुए रहते हैं, और इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में लीफ की जो पर्ण मध्योतक होते हैं उनमें ये प्रवेश करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऐसे ही ये हम प्रोसेस जो है, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये प्रोसेस C4 प्लांट्स में भी होता है कि वहां पर भी
कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन के रूप में एंटर करती है सेल के अंदर, ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर। और सेम चीज यहाँ भी हो रही है, लेकिन वहां दिन में होता था, लेकिन यहाँ पे नाइट की बात हो रही है, रात्रि में। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, एक एक लाइन में डिफरेंस भी देखते जा रहे हैं कि C3 प्लांट में क्या होता था, C4 में क्या होता था, और केम प्लांट में क्या होता था। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं कि C3 और C4 में अंतर क्या होता है, C4 और केम में अंतर क्या होता है, केम प्लांट्स में क्या होता है, C3 और केम प्लांट्स में अंतर क्या होता है। तो हर एक एंजाइम, हर एक प्रोसेस के ऊपर हमको ये ध्यान रखना होता है कि इसमें अंतर जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है। तो पहला जो है वो हमने रंध्रों की स्थिति पे हमने अंतर देखा कि दिन में किन पादपों में खुले होते हैं और रात्रि में किसमें खुले होते हैं, तो इनकी स्थिति क्या होती है, पहली बात। दूसरा हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है फिक्सेशन जो होता है वो कब होता है, कहाँ होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के माध्यम से किस अवस्था में ये प्रवेश करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंजाइम के ऊपर। एंजाइम जो है इसमें ये है पीईपी केस, यानी कि फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और ये एंजाइम C3 प्लांट में नहीं होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं करता, ये प्लांट C4 में करता है, लेकिन C4 में दिन में करता है और केम के अंदर यहाँ रात्रि में करता है। काम इसका वही है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना, ये भी केम प्लांट में और C4 में भी, लेकिन अंतर जो है वो लाइट का हो गया, यानी कि यहाँ डार्क में हो रहा है। तो पीईपी जो है, जिसमें सबस्ट्रेट जो होता है वो पीईपी होता है, एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है, और इसी बाइकार्बोनेट आयन को ये C4 एसिड के अंदर रिड्यूस कर देते हैं। तो C4 एसिड में रिड्यूस हो रहा है, यानी C4 के मतलब मेलिक एसिड भी हो सकता है, C4 में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड भी हो सकता है। तो ये एसिड जो है रात्रि में बनता है, इसीलिए इन पादपों की पत्तियां रात्रि में खट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं कि ये जो C4 एसिड बनता है ये स्टोर कहाँ होता है। ये नाइट में ये वैक्यूल के अंदर या रिक्तिका में स्टोर होता है। और रुबिस्को जो है वो हम जानते हैं कि नाइट में या प्रकाश के अभाव में निष्क्रिय होता है। इसलिए नाइट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये अपटेक होती है ये C4 एसिड के रूप में स्टोर होती रहती है। यदि रुबिस्को एक्टिव होता तो तुरंत ये C3 साइकिल में अंदर जाकर के रिड्यूस हो जाती, शुगर बना लेती। तो रात्रि में इसका मतलब C3 साइकिल इसमें नहीं चलता, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शुगर में कन्वर्ट नहीं होती, केवल अपटेक होती है और स्टोर होती है इसमें वैक्यूल में जाकर के, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें वो है कि दिन में क्या होता है। हमने रात्रि में बात कर ली, तो अपटेक तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में हो गई, क्योंकि नाइट में स्टोमेटा ओपन थे, गैसीय विनिमय विनिमय हो गया। ज्यों ही दिन होगा देन स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे, क्योंकि वाटर के लॉस को भी रोकना है। तो उस अवस्था में जब स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो उस कंडीशन में जो नाइट में पूरी रात जो रिक्तिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड C4 एसिड के रूप में संग्रहित हुई है ये दिन में इसमें जो है बाहर निकल जाएगी। तो रिक्तिका से संग्रहित C4 एसिड का निष्कासन होगा और ये C4 जो है एसिड ये C3 और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसका विघटन हो जाएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो PCR साइकिल के अंदर, या हम C3 साइकिल जिसको कहते हैं, उसमें जाएगा। और रुबिस्को जो है चूंकि दिन है, लाइट है, तो रुबिस्को एक्टिवेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए कार्बोक्सिलेशन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो दिन में जो है वो चलता है इसमें C3 साइकिल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केम प्लांट्स में केम साइकिल ही चलता है, C3 भी चलता है। केम जो है वो एक केम में पाथवे जो चलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अल्टरनेट है उसको अपटेक करने का, है ना, जबकि C3 साइकिल तो चलता ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस कंडीशन में उपलब्ध होगी वो जो है अडेप्टेशन इन प्लांट्स में पाया जाता है। अब इस प्लांट्स में इस पाथवे को भी समझ लेते हैं। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर का जो पोर्शन है ये है स्टोमेटा जिसमें क्लोज्ड है, यानी कि दिन की बात कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे डे की बात कर रहे हैं। और नाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, ठीक है। अब जब हम नाइट में देखते हैं सबसे पहले, तो नाइट में स्टोमेटा ओपन होते ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। इसको अपटेक कौन कर रहा है, फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ में ये
काम करके इसमें एक्टिवेट होकर के इसके साथ में रिएक्शन करके ये फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये C4 एसिड बनाता है। ये पूरी नाइट C4 एसिड जो है यहाँ पर वैक्यूल के अंदर स्टोर होता रहता है। ज्यों ही लाइट यानी कि डे टाइम आए स्टार्ट होगा, उसी समय क्या होगा, यहां से C4 एसिड वैक्यूल से बाहर निकलेगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा, C3 में कन्वर्ट होगा और एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जाकर के केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में चली जाएगी, जो कि रूबिस्को के द्वारा ये अपटेक होगी, रिड्यूस्ड होगी। तो इस प्रकार हम इसको साइकिल को समझ सकते हैं कि ये डे में और नाइट में किस प्रकार से काम करता है। तो यहां पे अब हम देखते हैं केम पाथवे में कार्बोक्सिलेशन जो होता है, तो कुछ डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो है उसमें अंतर देखते हैं कि लोकेशन जो है, प्राइमरी जो है कार्बोक्सिलेशन यानी कि सबसे पहले वो कोशिका द्रव्य में होता है और सेकेंडरी जो है वो स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के। प्राइमरी अपटेक जो है वो एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज, सेकेंडरी में रूबिस्को होता है। रंध्र में हमने देख लिया, दिन में बंद रहते हैं तो रात्रि में यहाँ खुले रहते हैं, और प्राइमरी अपटेक होता है जब खुले रहते हैं रंध्र, और जब सेकेंडरी अपटेक होता है वो बंद होता है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है। प्राइमरी का मतलब ये है कि जब रात में, यहाँ बैक साइड में चलते हैं, जब नाइट में स्टोमेटा जो है वो यहाँ पे ओपन रहते हैं, तब पहली बार जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपटेक होता है, जो एंजाइम करता है, वो प्राइमरी अपटेक है। और सेकेंडरी का मतलब ये है कि दिन में जब स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसका अपटेक रूबिस्को एंजाइम कर रहा है, तो ये सेकेंडरी अपटेक कहलाता है ना। तो इसी की बात तो चल रही है यहाँ पे। तो रंध्र जो है जब प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है तब खुले रहते हैं और सेकेंडरी के टाइम यहाँ पे बंद रहते हैं। सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राइमरी में ये आउटर एटमोस्फियर है और सेकेंडरी में C4 एसिड, जो कि बाद में C3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो केम प्लांट जो है इनके फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि दिन में रंध्र बंद होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और उस कारण से इन पादपों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि C4 प्लांट और केम प्लांट इन दोनों में ही फोटो रेस्पिरेशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अल्टरनेट पाथवे चलते हैं, जो C4 में भी चल रहा है और यहाँ नाइट के अंदर ये केम पाथवे के माध्यम से चलता है। तो इस प्रकार जो है ये क्लेम प्लांट्स के जो है उनमें हमने स्ट्रक्चर देखी। अब हम इस पे देखते हैं केम पाथवे और C4 के अंदर डिफरेंस क्या है। केम पाथवे जो है ये प्रिमिटिव है और C4 एडवांस है, ठीक है। ये आद्य होता है, ये प्रगत होता है। केम पाथवे टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म सभी में उपस्थित होता है और C4 जो है वो एंजियोस्पर्म में होता है मोस्ट ऑफ द ग्रासेस के अंदर। हमने पिछले लेक्चर में इसमें चर्चा की थी। और केम पाथवे में कोई विशिष्ट प्रकार की या ऐसी स्पेसिफिक कोई एनाटोमी नहीं होती, जैसे क्रेंज एनाटोमी जो है वो केम में एब्सेंट होती है और यह C4 के अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसा ही कार्बोक्सिलेशन जो है वो अलग अलग समय पर केम प्लांट में होता है, लेकिन C4 के अंदर ऐसा नहीं होता। कार्बोक्सिलेशन एक ही समय पर होता है, नहीं जो डे में होता है तो डे में ही होता है। यहाँ पर डे और नाइट की बात चल रही। अब ट्रांसपिरेशन रेशो जो है वो केम प्लांट के अंदर 50 to 100 का है, लेकिन C4 के अंदर 200 to 350 का है। तो ये ट्रांसपिरेशन रेशो C3 का इन दोनों से भी ज्यादा होता है, तो उनके कंपेयर में कम है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस था। अब कुछ क्वेश्चन है जो